तो हेलो नमस्कार। लॉ ऑफ टॉट्स की सीरीज चल रही थी हमारी, तो उसका चैप्टर नंबर 2 आज हम लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम दो पार्ट्स में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि टाइटल होगा जनरल डिफरेंसेस। तो होता क्या है कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, टॉट के अंदर दो पार्टीज होती हैं। एक होता है प्लेंटिफ, दूसरा होता है डिफेंड। तो डिफेंडेंट जब भी कोई रॉन्ग करता है किसके अगेंस्ट, प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो प्लेंटिफ के पास क्या राइट है? राइट टू सू। और डिफेंडेंट को किस चीज के लिए लायबल करेगा? जो कि उसने टॉट कमिट किया है। तो पिक्चर में ट्विस्ट यहाँ पे आता है जब हमारे आते हैं डिफेंसेस, जहां पे अगर डिफेंडेंट ये चीज प्रूव कर दे कि उसका जो पर्टिकुलर कंडक्ट है, उसका जो पर्टिकुलर एक्ट है, उसका जो पर्टिकुलर ओमिशन है, वो इस डिफेंस के अंदर लाए करता है, तो वो लायबल नहीं होगा। इसका मतलब डिफेंडेंट क्या कर सकते हैं? अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसका एक्ट किस में आना चाहिए? डिफेंसेस के अंदर आना चाहिए। अगर हम डिफेंसेस की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के डिफेंसेस हैं। पहला होता है स्पेसिफिक डिफेंस, दूसरा होता है डिफेंसेस विच आर जनरल इन। तो स्पेसिफिक डिफेंस क्या होता है कि सपोज एक पर्टिकुलर टॉट है, तो वो जो डिफेंस है ना, वो उस टॉट के अंदर ही दिया जाएगा, एंड दैट डिफेंस इज एप्लीकेबल टू दैट टॉट ओनली। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं डिफेमेशन। डिफेमेशन में क्या है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। तो आप ये जो डिफेंसेस हैं, ये सिर्फ एक टॉट यानी कि डिफेमेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इनको आप जनरली सारे टॉट्स के साथ यूज नहीं कर सकते। इनको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस। दूसरे आते हैं हमारे जनरल डिफेंस। जनरल डिफेंसेस मतलब क्या होते हैं? ऐसे डिफेंसेस जो मल्टीपल टॉट्स के साथ रीड कर सकते हैं, जैसे कि कंसेंट हो गया, नेसेसिटी हो गया। तो ये जो डिफेंसेस है ना, इन डिफेंसेस को आप लिमिट करके नहीं रखोगे एक टॉट के साथ, इनको आप रीड करोगे सारे टॉट्स के साथ। और ये कितने हैं हमारे टोटल जनरल डिफेंसेस? हमारे जनरल डिफेंसेस टॉट्स के अंदर टोटल 8 है। पहला है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, दूसरा है प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, थर्ड है इनएविटेबल एक्सीडेंट, फोर्थ है एक्ट ऑफ गॉड, फिफ्थ है प्राइवेट डिफेंस, सिक्स्थ है मिस्टेक, सेवेंथ है नेसेसिटी, एट्थ है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो आज की क्लास में हम तीन डिफेंसेस करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनएविटेबल एक्सीडेंट तक। तो हम पहला डिफेंस हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो ये मैक्सिम हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिम दे देंगे, उसका मीनिंग पूछेंगे, या मीनिंग दे देंगे तो मैक्सिम पूछेंगे। तो जो मैक्सिम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब क्या है? टू वन हु कंसेंट्स नो हार्म इज डन। मतलब यहाँ पे अगर पार्टी खुद ही कंसेंट कर देगी फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट, और अगर उस एक्ट के टाइम पे उसको कोई हार्म हो गया, देन वो कोर्ट में आके ये नहीं कह सकते कि मुझे ये हार्म हुआ है। उसके लिए वो किसी को लायबल नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि मतलब अ डिफेंडेंट कैन अवॉइड द लायबिलिटी इफ द प्लेंटिफ फ्रीली कंसेंट टू द रिस्क ऑफ हार्म। मतलब हमारी दो पार्टीज थी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ डिफेंडेंट को सू कर सकता है, लेकिन अगर प्लेंटिफ ने ही उस रिस्क, उस हार्म के लिए अपनी कंसेंट दी हो, तब वो डिफेंडेंट को लायबल नहीं कर सकता है। लेकिन कंसेंट हमारी कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट। यहाँ पे ये इसीलिए हाईलाइट किया है, कंसेंट हमारी क्या होनी चाहिए? फ्रीली कंसेंट होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ दिस वैलिड कंसेंट। जो कंसेंट हमें, पूरा खेल इसी का है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में। तो सबसे पहला कंसेंट क्या होगा? इसेंशियल, दैट इट इज अ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या? कंसेंट में फ्रॉड नहीं हो, कोरिजन नहीं हो, मिस्टेक नहीं। फ्रॉड कैसे नहीं होगा? अगर हम फ्रॉड की बात करते हैं, सपोज दो पार्टीज है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ क्या करता है, डिफेंडेंट क्या करता है? प्लेंटिफ की कंसेंट लेता है पर्टिकुलर एक्ट के लिए, लेकिन क्या करता है? कुछ फैक्ट्स उससे छुपा देता है, कंसील करता है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करता है। और क्या करता है? उसको डरा धमका के कोरिजन के थ्रू करता है, और मिस्टेकनली कर देता है। तो ये जो तीनों चीजें आएंगी, उसमें हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये कौन सी कंसेंट है, फ्री कंसेंट। दूसरा क्या है? नॉलेज ऑफ राइट्स। मतलब हमारा जो प्लेंटिफ है, उसके पास क्या होना चाहिए? फुली एंटिसिपेटेड नॉलेज ऑफ राइट्स। आप उसने जो चीज सोची है, जितना रिस्क वो के लिए उसने अपनी कंसेंट दिया, उतने रिस्क के लिए ही उसको बोल सकते हैं कि उसकी कंसेंट क्या है? फ्री कंसेंट। एंड स्कोप ऑफ कंसेंट क्या होगा? हार्म मस्ट नॉट एक्सीड व्हाट वाज कंसेंटेड। मतलब प्लेंटिफ ने जितने हार्म तक की कंसेंट दी है, उतने हार्म तक ही ये डिफेंस लगेगा। उसने हार्म तक ही हम लोग उसकी फ्री कंसेंट मांगेंगे। अगर हार्म उसकी कंसेंट की इंटेंसिटी को एक्सीड कर जाता है, देन इन दैट केस इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। सो नाउ मूविंग फर्दर,
इसकी कुछ केस स्टडीज देखते हैं, क्योंकि कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है घर पे। तो पहला केस आता है हमारे पास हॉल वर्सेस ब्रुकलाइन का। तो इस केस में होता क्या है, एक मिस्टर हॉल होते हैं जो ब्रुकलाइन, मतलब एक रेस की जगह का नाम था। वहां पे जाके क्या देखते हैं, रेस देखने के लिए जाते हैं। एंड व्हाट हैपेंड इन दैट रेस, कि जो दो कार्स होती हैं वो आपस में कोलाइड कर जाती है। और कोलाइड करने के बाद इनसे ऊपर आके टकरा जाती हैं जहां ये बैठे होते हैं। तो होता क्या है इस चीज में, इस चीज में इनको वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया की डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होती है क्या, कि जब भी आप उस रेस कोर्स में आए, तो आपकी इम्प्लाइड कंसेंट थी किसकी, इनहेरेंट रिस्क ऑफ मोटर की। मतलब वहां पे आप आए तो आपकी ये इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाएगी, जो भी आपके साथ हार्म हुआ है उसके लिए। और दूसरा केस हमारा आता है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायक। तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो डिफेंडेंट होते हैं वो जाते हैं अपनी कार से पेट्रोल भराने जीप में। बीच में इनको दो बंदे मिलते हैं, टू पर्सन मिलते हैं। और वो बंदे इनसे लिफ्ट मांगते हैं, और वो लिफ्ट मांग के इनकी कार में बैठ जाते हैं। लेटर ऑन होता है क्या है, जो कार का जो फ्रंट व्हील होता है उसका बोल्ट निकल जाता है। उसकी वजह से कार फंबल होती है, गिर जाती है, और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एक्सीडेंट हो जाता है उसमें एक जो पर्सन था जिसने लिफ्ट ली थी वो मर जाता है, और एक सिवियरली इंजर्ड हो। और फिर ये दोनों, जो सिवियरली इंजर्ड था वो किसके ऊपर केस फाइल करता है, मास्टर के लिए जिसकी वो जीप थी, और जो चला रहा था ड्राइवर, दोनों के लिए। तो इसमें क्या डिफेंस लगाया था, इट इज वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया, क्योंकि आप उस कार में बैठे थे और रीजनेबल केयर लेने के बाद भी, पूरी मेंटेनेंस जीप में होने के बाद भी वो एक्सीडेंट हो गया। सो इसमें क्या डॉक्टरी लगाई थी, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया की। मतलब कि आपने इस चीज के लिए, इस हार्म के लिए वॉलेंटरली कंसेंट दिया था। तीसरा कौन सा केस था हमारे पास, बुल रिच वर्सेस समन। तो इस केस में होता क्या है, जो हॉर्स रेस होती है वो एक राउंड सर्किल के शेप में होती है। तो जब भी वो हॉर्स क्या था, वो सर्कल से पास हो रहा था, बहुत तेजी से भाग रहा था, तो वहां पे एक फोटोग्राफर खड़ा रहता है। तो फोटोग्राफर, जब वो हॉर्स उसके बहुत पास से निकलता है, एकदम से फ्राइटिंग डर जाता है। और डर जाता है तो गिर जाता है, उसको थोड़ी इंजरीज आती है। तो इसके बाद वो कोर्ट में फाइल करता है कि इसको बोलता है कि मेरा हार्म हुआ है। तो उसके बाद कोर्ट यही डॉक्ट्रिन को अप्लाई करता है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसमें कोर्ट बोलता है that there is a difference between the duty of care and the duty of skill। और जो ये केस था इसमें ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर ली गई। एंड सेकेंडली यहाँ पे भी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया की डॉक्ट्रिन अप्लाई कर दी, कि आपने उस हार्म के लिए कंसेंट दी हुई थी। तो ये थी मोटा मोटी हमारे कंसेंट का कंसेप्ट वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया में। और ये तीनों केसेस हमारे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट इनके फैक्ट्स दे देते हैं, केस का नाम पूछ लेते हैं या केस का नाम दे देते हैं, फैक्ट्स को पूछते हैं। तो अब जो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीनियर, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी जहां पे ये डॉक्ट्रिन नहीं लगेगी। पहली लिमिटेशन क्या है, इन केसेस ऑफ नेग्लिजेंस, जहां पे कंसेंट क्या होगी, ऐसे एक्ट्स को कवर नहीं करेगी जो रैकलेस होंगे, डेलिब्रेट हार्म होंगे। इसका एग्जांपल देता हूँ आपको समझेगा। जैसे कि हॉकी का मैच हो रहा था, और एक प्लेयर सडनली हॉकी स्टिक उठाता है और दूसरे को मारने लगता है। तो इसमें उसने कहीं भी ये नॉलेज ऑफ द रिस्क, नॉलेज ऑफ द हार्म को उसने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो इस केस में क्या होगा, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उसने उस हार्म के लिए कभी कंसेंट ही नहीं किया था, जो उसको हुआ वो प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते थे। और दूसरा इसमें एक केस है डैन वर्सेस हैमिल्टन का। तो इसमें होता है क्या, एक लेडी होती है जो रात को वेट करती है ऑटो को, और उस अमेरिका में तो वहां पे एक कैब करती है वो। तो जब वो उस कैब को करती है, तो उस कैब में जो ड्राइवर होता है वो थोड़ा बहुत ड्रंक होता है, बट ही वॉज इन दैट स्टेट कि वो ड्राइव कर सके कार को। तो लेडी वो चीज को, वो कैब को बोर्ड करती है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में क्या होता है, लेडी को इंजरी आती है बहुत सारी। तो लेडी क्या करती है, केस फाइल करती है। तो कोर्ट बोलता है दिस इज नॉट अ केस ऑफ द वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया, बिकॉज जहां पे जो ड्रंक ड्राइवर था उसकी हम लोग ये कंसेंट नहीं लेंगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ड्रंक ड्राइवर इज डजंट इक्वल टू एन ऑब्वियस डेंजर, और ये इतना एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी रीजनेबल प्रूडेंट मैन, जो कि जज कर सके, जो एक नॉर्मल बंदा कभी सोच सकता था कि ये हार्म हो जाएगा इससे। तो इसीलिए इस कोर्ट ने इस केस में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया को एप्लीकेबल नहीं किया। दूसरी सिचुएशन आती है हमारे पास रेस्क्यू केसेस की। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ये जो केस है हेन्स वर्सेस हार्वुड लैंडमार्क केस है, कभी कभी डायरेक्ट नाम ही पूछ लेते हैं इसका। तो इस केस में होता क्या है कि एक हॉर्स कैरिज खड़ा होता है साइड में। तो वहां पे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं छोटे, तो उसको पत्थर मारते हैं हॉर्सेस को। एंड जब वो पत्थर मारते हैं हॉर्सेस को, तो उससे हॉर्स परेशान हो जाते हैं और वो अटैक करते हैं वहां पे वुमेन्स और चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये सब चीजें वहां पे एक पुलिस वाला देख रहा होता है। और जब वो पुलिस वाला ये पूरे इंसिडेंट को विटनेस कर रहा होता है, तो वो उस बच्चों को बचाने के लिए जाता है।
और जब वो बचाने के लिए जाता है तो उस सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में उसको कुछ इंजरीज हो जाती है, जिसके लिए वो किसको लायबल करता है, जो मालिक था उस हाउस का, उस गैरेज का, उसको। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में कोर्ट, जो गैरेज का मालिक होता है, डिफेंडेंट होता है, वो ये बोलते हैं, नो नो नो, दिस इज द केस ऑफ अ वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया। कोर्ट हेल्ड करता है कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ द वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, और रेस्क्यू केसेस का इसमें एग्जाम्पल लगाता है, जहाँ पे पब्लिक ड्यूटी को कोर्ट एज एन एक्सेप्शन मानता है इस डॉक्यूमेंट के वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया। तो ये था हमारा पहला डिफेंस वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का। और अब हम आते हैं हमारे दूसरे डिफेंस। दूसरा डिफेंस है हमारा प्लेंटिफ द रॉन्ग। बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है इसका, इफ यू वांट टू गेट जस्टिस यू मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। इसी के ऊपर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है ये बेस्ड है। तो इसका जो मैक्सिम है उस क्या है, एक्स टोटी कॉसन नॉन ऑडिटर एक्शन, नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल एक्ट। मतलब इफ प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर और उसके कंडक्ट की वजह से ही उसको हार्म हुआ है, देन ही कैन नॉट कम टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट हम केस लॉ की मदद से समझेंगे। जैसे कि क्या था, बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक। तो इसमें जो हमारा डिफेंडेंट होता है वो क्या करता है, अपने गार्डन में क्या लगाता है, स्प्रिंग गन लगाता है। और उससे क्या होता है, जो हमारा प्लेंटिफ होता है वो उसके गार्डन में जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा मतलब इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद वो कोर्ट में फाइल करता है। तो जो हमारा डिफेंडेंट बोलता है वो कहता है कि प्लेंटिफ हियरिन हिमसेल्फ इज अ ट्रेसपासर। तो कोर्ट ये चीज बोलता है दैट द प्लेंटिफ इज नॉट द रॉन्ग डूअर इन द केस बिफोर हिम। क्यों? क्योंकि जो प्लेंटिफ ने जो एक्ट किया था ट्रेसपास का, उस एक्ट की वजह से उसको ये डैमेज नहीं हुआ, which means that the plaintiff himself is not the wrongdoer in the present case। तो इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि हम लोग उसका टेस्ट है एक कनेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो प्लेंटिफ का जो रॉन्गफुल एक्ट है वो होगा हमारा डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ हार्म। मतलब अगर प्लेंटिफ का ये जो एक्ट एक्ट है जो कि रॉन्गफुल है वो नहीं होता तो क्या हार्म होता। तो इसी को हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक ओवरलोडेड ट्रक था, वो ब्रिज के ऊपर जा रहा होता है, ओवरलोडेड ट्रक की वजह से ब्रिज कोलैप्स हो गई। तो इसमें गलती किसकी, हु विल बी हेल्ड लायबल इन दिस केस। तो इस केस में प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर। क्यों? क्योंकि वो ओवरलोड ट्रक कैरी करके ले जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन टेस्ट। मतलब जो हार्म हुआ है किसकी वजह से हुआ है, प्लेंटिफ की खुद की रॉन्ग डूइंग की वजह से हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। तो इसका सीधा सीधा टेस्ट है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा प्लेंटिफ क्या रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व था। पहला टेस्ट, इफ द आंसर इज यस, तो क्या जो हार्म प्लेंटिफ को हुआ है वो उसके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हुआ है। यस, तो डिफेंस ये अप्लाई कर देंगे, बोल देंगे दैट द प्लेंटिफ इज द रॉन्ग। अगर ऐसा केस नहीं है तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, नॉर्मली जाके डैमेजेस ले सकता है। ये था हमारा टेस्ट। और इसी में एक और कंसेप्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेगलिजेंस का। तो मैनी टाइम्स होता है क्या है कि सभी हम बोल रहे थे प्लेंटिफ रॉन्ग पे थे। सोचो अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही रॉन्ग पे हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो रात को अंधेरे में स्ट्रीट लाइट वर्क नहीं कर रही, वहां से एक बाइक वाला आ रहा था रॉन्ग साइड से, बट उसकी लाइट ऑन थी। यहाँ से एक कार वाला आ रहा था ओवर स्पीडिंग करके, एक्सीडेंट होता है। दोनों की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। जहाँ पे कॉम्पनसेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, प्लेंटिफ कॉम्पनसेशन रिड्यूस हो जाएगी उसकी फॉल्ट की परसेंटेज, उसकी कितनी गलती है वो देखिए। एग्जाम्पल दिया जैसे कार एक्सीडेंट वेयर बोथ पार्टीज आर नेग्लिजेंट, तो डैमेजेस को हम इक्वली अपोर्शन कर देंगे। इसी के साथ हमारा थर्ड डिफेंस आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट का। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे हमने ड्यू केयर, रीजनेबल केयर एंड कॉशन लिया था, बट स्टिल जो हार्म था वो अनअवॉइडेबल था नीचे। So the injury which is caused by an unforeseeable event that no reasonable care could prevent। मतलब आप सारी रीजनेबल केयर ले लो, सारा सब कुछ ट्राई कर लो, बट आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए। और इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स है। पहला क्या है, आपकी हार्म करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, मैलिशियस इंटेंट नहीं होना चाहिए आपका। दूसरा क्या होना चाहिए, रीजनेबल प्रिकॉशन टेकन। मतलब रीजनेबल प्रिकॉशन हम कैसे डिसाइड करें, सपोज नॉर्मल प्रूडेंट मैन उस सिचुएशन में कौन से रीजनेबल केयर यूज करता है, या उसमें नॉर्मल सिचुएशन में कैसे उस पर्टिकुलर चीज को डील किया जाता, पर्टिकुलर प्रिकॉशंस लिए जाते, उसको हम लोग देखेंगे इसमें रीजनेबल प्रिकॉशन टेस्ट में, मतलब ड्यू डिलिजेंस के साथ करने वाला है। तीसरा होता है अनअवॉइडेबल डिस्पाइट ऑफ केयर। मतलब आप
पूरा ट्राई कर लेते हैं, आप अपन 100% ट्राई कर लेते, बट स्टिल इट इज एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन, आपके बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी वो एक्सीडेंट हो। तो इसको हम लोग कुछ केस लॉसेस देखेंगे तो हमें इजीली समझेगा। तो पहला हमारा है स्टेनली वर्सेस पॉपी। तो इसमें होता क्या है, इस केस में फीजेंट शूटिंग, फीजेंट शूटिंग, फीजेंट एक बर्ड बर्ड की स्पीसीज है। तो इसमें होता क्या है कि दो लोग होते हैं, फीजेंट शूटिंग करने के लिए जाते हैं वहां पे। तो एक आदमी गलती से जब फीजेंट की तरफ शूट करता है तो वहां पे एक ओक ट्री होता है। तो वो जो बुलेट होती है ओक ट्री में घलती है और दूसरे बंदे को लग जाती है। तो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एन इनइविटेबल एक्सीडेंट, वहां पे रीजनेबल केयर एंड कॉशन थी। सारे चीजें सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद भी आप उस काम को अवॉइड नहीं कर सकते। तो दिस इज अ नो लायबिलिटी केस एंड इट इज एन प्योर इनएविटेबल एक्सीडेंट। दूसरा क्या था, होम्स वर्सेस मैटर। तो इसमें क्या होता है, एक सर्वेंट होता है, वो हॉर्सेस को ले जा रहा होता है, वहां पे कुछ डॉग्स होते हैं, वो बार्क करते हैं उन हॉर्सेस के ऊपर। तो फिर उसकी वजह से जो हॉर्सेस होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस केस में भी लाइबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज इट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट, प्रॉपर केयर एंड कॉशन लिया गया था, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम फिर देखते हैं। इंटेंट हार्म नहीं थी, रीजनेबल प्रिकॉशन लिए गए थे, कोई भी अनअवॉइडेबल था डिस्पाइट ऑफ टेकिंग ड्यू केयर एंड कॉशन। तो इसमें भी ड्राइवर जो था हमारा कैसे एक्ट कर रहा था, रीजनेबली, नो लाइबिलिटी। तीसरा है ब्राउन वर्सेस केंडल का केस। इसमें क्या होता है, दो डॉग्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, दो लोगों के। तो वो एक एक्स पर्सन होता है, उन डॉग्स को सेपरेट करने का कोशिश करता है, बट उस सेपरेशन की बीच में ही उसका जो हाथ होता है वो एक डॉग ओनर की आंख में लगता है, जिसकी वजह से उसको इंजरी हो जाती है। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ एनिवेटेबल एक्सीडेंट। चौथा हमारा है श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपीएसआर, किसी इंडियन केस पर। तो इस केस में होता क्या है, बस ड्राइवर बस ड्राइव करके आ रहा होता है पैसेंजर्स के साथ, एंड सडनली एक साइकिलिस्ट उसके सामने आ जाता है। इंस्पाइट की जो बस थी वो प्रॉपर अपनी स्पीड लिमिट्स में चल रही थी, प्रॉपर उस प्रॉपर टाइम पे उसने ब्रेक लगाया था, सब चीज उसने प्रॉपर टाइम पे की थी, स्टिल वो उस चीज को अवॉइड नहीं कर पाया, उसकी वजह से एक और बस आगे जा रही थी, वो बस उसमें कोलाइड हो गई। तो इस केस में ये प्रिंसिपल बोला था, इट इज अ केस ऑफ द इनएविटेबल एक्सीडेंट, रीजनेबल केयर एंड कॉशन ड्यू डिलिजेंस लगाया था, बट स्टिल हम उस काम को अवॉइड नहीं कर। और हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, जो केस हम पहले भी देख चुके हैं, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका, जहाँ पे जीप का एक्सीडेंट होता है बोल्ट के फेलियर की वजह से। तो इस केस में भी इट इज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब यहाँ पे समझ में आया होगा आपको पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका केस यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट में भी हम लोग ये बोल सकते थे, और इसके पहले भी हमने ये पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका वाला केस यहाँ पे देखा था, in case of volunteer non-fit interior. That's why we call them as a general defenses, जिनको हम मल्टीपल राउंड्स के साथ रीड विद कर सकते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1, हम पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।